नमस्कार। आज हम स्टैटिस्टिक्स में आपसे मैन विटनी यू टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मैन विटनी यू टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में कोई सार्थक अंतर है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हम मैन विटनी यू टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही नॉन पैरामेट्रिक में हम यहाँ पर मैन विटनी यू टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से ये जो परीक्षण है ये टी टेस्ट का बेस्ट सब्स्टिट्यूट कहलाता है ना। टी टेस्ट का बेस्ट सब्स्टिट्यूट है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट है, उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट नॉन पैरामेट्रिक में मैन विटनी यू टेस्ट है। ठीक है, जब पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अजम्पशंस पूरे नहीं होते तो हमें मालूम है कि ऐसे में हमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करनी होती है। तो जब टी टेस्ट हम लगाना चाहते हैं लेकिन टी टेस्ट के अजम्पशंस जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में फिर हम मैन विटनी यू टेस्ट लगा सकते हैं। इसका नाम है सम ऑफ रैंक टेस्ट। सम ऑफ रैंक टेस्ट इसलिए कहलाता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं उनमें जो स्कोर्स हैं जिनको हम कंपेयर करना चाहते हैं, उन सबको मिला करके पहले एक में शामिल कर दिया जाता है, फिर उनकी रैंकिंग कर दी जाती है। ठीक है, और रैंक करने के बाद जो पहले समूह के रैंक्स हैं, ठीक है, वो और दूसरे समूह के रैंक्स हैं, उनका रैंक्स का सम निकाला जाता है। इस पर आगे की गणनाएं चलती हैं, इसलिए इसे सम ऑफ रैंक टेस्ट भी कहा जाता है। इसका नाम विल्कॉक्सन मैन वाइटनी टेस्ट भी है। विल्कॉक्सन का नाम इसमें इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि आपने एक इससे पहले साइन टेस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, एक साइन टेस्ट है, एक विल्कॉक्सन रैंक्ड साइन टेस्ट है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, विल्कॉक्सन ने सबसे पहले दो ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए, है ना, जो साइन में केवल जो डायरेक्शन होता है उसमें मैग्नीट्यूड को और जोड़ा, है ना, कि डायरेक्शन के अलावा वो जो अंतर है वो कितना कम या ज्यादा हुआ है, स्कोर पहले के और बाद के स्कोर्स में क्या फर्क आया है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो जो डिफरेंस है उसको उन्होंने रैंक दिया। और फिर रैंक्स के दोनों समूहों के क्या रैंक्स आए, सिग्मा रैंक निकाला और उसके बेसिस पे उन्होंने साइन टेस्ट का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म दिया। तो उन्होंने सबसे पहले इसका रैंक्स का इस्तेमाल किया था दो समूहों को कंपेयर करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि साइन टेस्ट का जो इस्तेमाल है वो कोरिलेटेड ग्रुप्स के लिए किया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट का इस्तेमाल इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये विल्कॉक्सन का नाम भी इसमें जोड़ा जाता है, विल्कॉक्सन मैन वाइटनी, ये दो लोग अलग अलग हैं जिन्होंने इस टेस्ट पे काम किया था। और क्योंकि विल्कॉक्सन ने भी इसकी शुरुआत की थी, इसलिए विल्कॉक्सन मैन वाइटनी टेस्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको लगाते कैसे हैं, इसके ये स्टेप्स मैंने बताए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे ये दो समूह हैं, ये और ये, ठीक है, दोनों को एक समूह मान लिया जाता है। ठीक है, एक ही समूह मान करके इनकी रैंकिंग कर देते हैं। एक समूह मान लीजिए या कंबाइन कर दीजिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, पहले मिला दीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। फिर रैंक असाइन कर दीजिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब सबसे छोटे स्कोर को पहला रैंक और सबसे बड़े स्कोर को आखिरी रैंक, ऐसे रैंक देते हैं। फिर सिग्मा, मतलब पहले जो ग्रुप है उसको क्या रैंक्स मिले हैं उनका सम कर लीजिए, और दूसरे ग्रुप के जो सदस्य हैं उनको क्या स्कोर्स हैं, उनको क्या रैंक मिले उनका सम कर लीजिए। ठीक है, अब इनमें से जो स्कोर कम हो, ठीक है, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, U1 और U2 फाइंड करते हैं, है ना। इसके लिए फॉर्मूले मैंने आगे बताए हैं। ये U1 और U2 फाइंड करने के फॉर्मूले हैं जिनसे हम U1 और U2 निकाल लेते हैं। और U1 और U2 में जो कम होता है वो U माना जाता है ना, जो U1 और U2 में, तो U लेते हैं फिर हम। ठीक है, और अगर हमारा जो n है दोनों समूहों में 20 से कम होता है, 20 तक या उससे कम होता है, तो ऐसे केस में हम केवल जो u की वैल्यू है उसको डायरेक्टली मैन वाइटनी यू टेस्ट टेबल है, आपको स्टैटिस्टिक्स की किताबों में मिलेगी, उसमें हम देखते हैं कि क्या टेबल वैल्यू और इस वैल्यू में क्या फर्क है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू के बराबर या उससे कम आती है, ध्यान रखिए
टेबल वैल्यू के बराबर या उससे कम, ज्यादा नहीं, उससे कम आती है तो अंतर समूहों में सार्थक माना जाता है, और अगर टेबल वैल्यू से अधिक आती है तो अंतर असार्थक माना जाता है। जो टेबल में वैल्यूज दी जाती हैं वो N1 N2 के बेसिस पर होती हैं एक तो, और दूसरा 0.05 लेवल के लिए और 0.01 लेवल के लिए वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के लिए अलग होती हैं और टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अलग होती हैं। तो जब आप टेबल देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हम किस प्रकार से उसमें वैल्यूज, वो टेबल वैल्यू देखते हैं। तो टेबल वैल्यू से अगर हमारी वैल्यू उसके बराबर या कम आती है, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू और लेसर देन दैट टेबल वैल्यू, द यू इज सिग्निफिकेंट। और यू सिग्निफिकेंट होने का मतलब दोनों समूह में अंतर सार्थक है। लेकिन अगर n 20 से अधिक होता है तो ऐसे केस में हमें z निकालना पड़ता है, ठीक है। और फिर z का इंटरप्रिटेशन वैसे ही करते हैं जैसे t के लिए इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। t भी एक प्रकार का z ही बताता है, ठीक है। तो t को जैसे इंटरप्रेट किया जाता है वैसे ही इसको इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। तो z में हम यहाँ पे केवल एक वैल्यू ले लेते हैं लार्ज ग्रुप के लिए, है ना। लार्ज ग्रुप के लिए पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम z निकालते हैं तो z की सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, टू टेल टेस्ट के लिए 0.05 पे हम देखते हैं 1.96 या इससे अधिक होनी चाहिए। देखिए यहाँ z की वैल्यू ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन u की वैल्यू कम है तो सिग्निफिकेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंस अगर 2.58 से या इससे अधिक वैल्यू होती है तो वो वैल्यू 2.58 पे सिग्निफिकेंट, मतलब 0.01 पे भी सिग्निफिकेंट होती है। इसी तरीके से वन टेल्ड हाइपोथेसिस के लिए, ये तो टू टेल्ड हाइपोथेसिस के लिए है, वन टेल्ड हाइपोथेसिस के लिए 0.05 लेवल पे 1.65 वैल्यू आनी चाहिए कम से कम, और 0.01 लेवल के लिए कम से कम वैल्यू 2.33 आनी चाहिए या इससे अधिक आनी चाहिए, तो अंतर सार्थक होता है। तो इस प्रकार से जो z की वैल्यू आई है उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब ये फॉर्मूले देख लीजिए कि u कैसे निकालते हैं, और u निकालने के लिए u1 और u2 निकालने पड़ते हैं, और इनमें जो भी वैल्यू कम आती है वो u कहलाता है, ठीक है। और अगर n 20 से अधिक है तो u निकालने के बाद फिर हमें z निकालना पड़ता है। तो z के लिए फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। u1 कैसे निकालते हैं, u1 निकालते हैं n1 प्लस n1 इंटू n2, पहले समूह का n दूसरे समूह का n प्लस पहले समूह का n इंटू पहले समूह का n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा r1 रैंक्स 1, ठीक है। हमने यहाँ पे इस स्टेप में सिग्मा r1 सिग्मा r2 निकाले हुए, वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। फिर u2 निकालते हैं, u2 और u1 के फॉर्मूले में खाली ये फर्क है कि यहाँ पे u1 में n1 इंटू n1 प्लस n1 वो 1 आता है, यहाँ पे n2 इंटू n2 प्लस 1 आता है, बाकी कोई फर्क नहीं है, देखिए बिल्कुल वैसे का वैसे ही। हाँ, और सिग्मा r1 की जगह सिग्मा r2 हो जाता है, ठीक है। इनमें से जो वैल्यू कम होती है वो u आ जाती है। फिर u को अगर हमें z में कन्वर्ट करना हो, कब करना पड़ता है, जब n बराबर, मतलब दोनों समूहों में किसी एक में भी, दोनों समूहों में से किसी एक में भी n की वैल्यू 20 से अधिक होती है, तो ऐसे केस में हमें z निकालना पड़ता है। तो z निकालने के लिए u जो वैल्यू हमने इनमें से दोनों में से कम आई थी वो ले ली, फिर n1 n2 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट n1 n2 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, ये फॉर्मूला लगा करके हम z निकाल लेते हैं और z को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें मान लीजिए ये छोटे ग्रुप में अगर हमें मैन विटनी यू टेस्ट लगाना है तो कैसे लगाएंगे। देखिए हमारे पास ये लड़कों के स्कोर्स थे और ये लड़कियों के स्कोर्स थे, 12-12 दोनों में सदस्य हैं, n बराबर 12 बॉयज का और n बराबर गर्ल्स का भी 12 है। तो इसमें हम ये पता करना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियों के में कोई अंतर है, इसमें सार्थक अंतर है, लड़के और लड़कियों के समूह में इन प्राप्तांकों के आधार पर कोई सार्थक अंतर है, हम ये पता करना चाहते हैं। तो पता कर सकते हैं, क्योंकि 12n है इसलिए यहाँ टी टेस्ट लगाने के लिए हमें अजम्पशंस देखने पड़ेंगे पूरे होते हैं कि नहीं, लेकिन n छोटा है तो n छोटा होने पे बेहतर ये है कि हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में जाएं। तो n छोटा है 12 है तो इसलिए हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इनको रैंक्स देंगे। रैंक कैसे देंगे, देखिए पहला रैंक दिया गया है यहाँ पे 10, इन दोनों में देखिए सबसे छोटा स्कोर है 10,
फिर उसके बाद दूसरा रैंक यहाँ पे दिया गया है ये, इसके बाद 11 है इससे बड़ा। फिर तीसरा रैंक देखिए यहाँ पे 3.5 दिया गया है, क्योंकि 12 दो बार आया होगा, एक तो 3.5 ये है और दूसरा 3.5 ये है, 12। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रैंक्स देते चले जाते हैं और आखिर में जाके सबसे बड़े को हम रैंक देते हैं। तो क्योंकि 24 है तो ऑब्वियस है कि आखिरी रैंक 24 होगी, ठीक है। अगर 24 दो होते तो ये 23.5 हो सकती थी, है ना। 24 तीन बार आता है तो 23 हो सकती थी। जैसे रैंक्स दिए जाते हैं, आपको मालूम है कि जैसे आप रैंक डिफरेंस मेथड कोरिलेशन में लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे रैंक देते हैं, लेकिन वहां पे रैंक सबसे बड़े को पहला रैंक दिया जाता है। यहाँ पे बस ये है कि सबसे छोटे को पहला रैंक दिया जाता है। रैंक देने का तरीका वही है। तो जैसे यहाँ पे 35 सबसे बड़ा स्कोर है दोनों में मिला के और 24 स्कोर्स हैं, तो ऑब्वियस है इसका रैंक 24 आ गया। तो अब ये पहले समूह के स्टूडेंट्स को रैंक मिले बॉयज को, है ना, ये गर्ल्स को रैंक्स मिले। बॉयज के रैंक्स का सम था 149.5 और गर्ल्स के रैंक का सम था 130.5, ठीक है। इनके बेसिस पे हमने यू निकाला, U1 पहले समूह, ये U1 इसके लिए निकलेगा। तो दोनों में N1 N2, फॉर्मूले में N1 N2 है, देखिए आप यहाँ पे N1 N2, तो ये N1 N2 रख दिया। 12 12 प्लस 12 ये है N1, फिर N1 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा R1। U1 के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सिग्मा R1 की वैल्यू 1.49, वो सॉरी 149.5 है। इस तरीके से ये आया 72.5। इसी तरीके से U2 निकाला, बाई चांस यहाँ पे दोनों में 12 ही 12 है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। तो 12 इंटू 12 प्लस 12, क्योंकि N2 की वैल्यू भी 12 है, तो N2 की वैल्यू 12, फिर N2 की वैल्यू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 130, ये रहा 130.5। और ये जब सॉल्व किया हमने तो ये आया 86.5। तो अभी बताया था कि इनमें जो कम वैल्यू होती है वो U कहलाती है। तो 72, अच्छा यहाँ पे कम वैल्यू 72.5 है, तो ये U की वैल्यू होगी 72.5, ठीक है। अब आप देखिए कि टेबल में हम वैल्यू देखेंगे U की, क्योंकि N दोनों समूहों में 20 से कम है, तो इसलिए हम U टेबल देखेंगे। मैन विटनी U टेस्ट की टेबल बनी हुई होती है, उसमें आप स्टैटिस्टिक्स की किताबों में देखेंगे, है ना। आप कहें तो मैं आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ये मैन विटनी U टेबल, जैसे इस किताब में ये मैन विटनी U टेबल दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे N1 सैंपल दिया है और N2 सैंपल दिया है। हमारे केस में 12 है दोनों में, तो N1 भी 12 है तो ये रहा, और N2 भी 12 है तो ये रहा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो 0.05 के लिए वैल्यू होनी चाहिए कम से कम 37 और 0.01 के लिए वैल्यू होनी चाहिए कम से कम 27, ठीक है। अगर हम अपनी हाइपोथेसिस को, हमारी हाइपोथेसिस वन डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, एक पुच्छीय है, तो ऐसे में 0.05 के लिए वैल्यू होनी चाहिए, देखिए 12 पे 42, और 0.01 के लिए वैल्यू होनी चाहिए 31। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो टू टेल्ड है, और टू टेल्ड हाइपोथेसिस के लिए जो टेबल की वैल्यू होनी चाहिए वो 0.05 के लिए 37 और 0.01 के लिए 27। कैलकुलेटेड वैल्यू 72.5 जो है वो दोनों से ही ज्यादा है, तो इसका मतलब ये अंतर सार्थक नहीं है। वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी या इनसे कम, तो ये वैल्यू दोनों से ज्यादा है, इसलिए अंतर सार्थक नहीं है। सार्थक होने के लिए वैल्यू इतनी या इससे कम होनी चाहिए थी, तो वो ज्यादा है, इसलिए अंतर हम क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे कि दोनों समूह में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर यही समूह बड़े हो जाएं, मतलब कहने का कि n जो है 12 के बजाय ये 20, 21 और 22 हो जाए किसी एक ग्रुप में, या दोनों में 20 से ऊपर हो जाए, तो ऐसे केस में यहां तक का काम तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें किया, ठीक है। और 72.5 हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी U1 और U2 में कम जो वैल्यू आएगी वो U मान लिया जाएगा। U हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद लार्ज ग्रुप में क्या करेंगे, Z निकालेंगे, ठीक है। U निकालने के बाद जैसे लार्ज ग्रुप में जो भी N1 है N2 है वो दोनों रख देंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे। इसी तरीके से अंडर रूट
पहले जो ग्रुप है उसका n, दूसरे ग्रुप का n, फिर पहले ग्रुप का n प्लस दूसरे ग्रुप का प्लस 1, ऐसे करके हम निकालेंगे डिवाइडेड बाई 12। तो हमारे z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। z की वैल्यू आने के बाद फिर हम देख लेंगे कि z की वैल्यू सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अगर z की वैल्यू 1.96 या इससे ऊपर आती है तो ट्रू टेल हाइपोथेसिस 0.05 लेवल पे, है ना, वो अंतर सार्थक हो जाएगा। अगर ये 2.58 से भी अधिक आती है तो अंतर 0.01 लेवल पे सार्थक हो जाएगा। इसी तरीके से वन टेल्ड हाइपोथेसिस है अगर हमारी, तो ऐसे में 1.65 या इससे अधिक आती है तो 0.05 लेवल पे सार्थक अंतर हो जाएगा, और अगर 2.33 या इससे अधिक आती है तो 0.01 लेवल पे अंतर सार्थक हो जाएगा। तो लार्ज ग्रुप में ये स्टेप बढ़ जाएगा कि u निकालने के बाद फिर हम z निकालेंगे और z का इस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम लार्ज ग्रुप में भी इसको लगा सकते हैं। तो ये एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में टी टेस्ट का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।